हाँ भाई छात्रों, हम सिंपल सर्किट पढ़ रहे थे। और सिंपल सर्किट में हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का एक एप्लीकेशन देखा था हमने, मीटर ब्रिज। ठीक है। आज हम पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है और पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और पोटेंशियोमीटर से क्या क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है। ये हम आज आपको आज की क्लास में बताने जा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर जो है ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे किसी कंडक्टर में जो है उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं, या किसी भी सेल का ईएमएफ हम इसके द्वारा फाइंड कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। ठीक है, मेन है एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर भी था, वोल्ट मीटर से भी अपन क्या कहते हैं वोल्टेज फाइंड कर सकते थे। लेकिन पोटेंशियोमीटर से में क्या है, एक्यूरेसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब किसी भी कंडक्टर की हाई पोटेंशियल जब किसी कंडक्टर की हाई पोटेंशियल एंड को किसी सेल के प्लस इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और उसके लो पोटेंशियल एंड को माइनस इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, तो यदि उसमें जो है अगर सर्किट में कोई गैल्वोमीटर लगा है, उस गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, तो मतलब है कि उस जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो उसको क्या कहेंगे हम, कि जो दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसने बैलेंस कर लिया है सेल के ईएमएफ को। तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ये पोटेंशियोमीटर। ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता। इसमें एक वुडन का बोर्ड होता है, उसमें इस तरह के एक एक मीटर लंग में यूनिफॉर्म लेंथ के, यूनिफॉर्म क्या कहना चाहिए, मोटाई के, यूनिफॉर्म थिकनेस के 10 तार जुड़े होते हैं। 1 2 3 पैरेलल जुड़े होते हैं बराबर दूरी पर। 4 5 6 बराबर दूरी पर होते हैं। 6 7 8 9 10। ठीक है। और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता ऊपर।
ये यहाँ पर मीटर स्केल लगा होता, जिसमें लेंथ 0 to 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये तार आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं। यानी कि पूरा तार कितना हो गया, 10 मीटर लंबा हो गया। जो बीच में जो जुड़ा होता है इसका प्रतिरोध शून्य होता है, जिससे ये लंबाई ना जुड़ा है इसकी। ठीक, और यहाँ इसके और इसके बीच में एक बैटरी कनेक्ट होती है। ठीक है, और इसकी दो यूजेज हैं। एक तो दो सेल्स के ईएमएफ का हम कंपेयर कर सकते हैं, या किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम इसका पहला यूज बता रहे हैं आपको, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना। ईएमएफ लैग्रांजी सेल और डैनियल सेल, दो सेल होते हैं, इनका ईएमएफ कंपेयर करना। ठीक है, तो ठीक है, ये दो सेल होते हैं जिनमें ये प्लग्स लगे होते। मतलब अगर एक को कनेक्ट करना है तो इसका प्लग हटा देंगे तो ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, और अगर इसको डिस्कनेक्ट करके इसको कनेक्ट करना है तो इसमें प्लग लगा देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये बैटरी लगी है दोनों से, जो 10 तार है, 10 तारों के बीच में। तो इसको हम इधर से खिसकाना शुरू करते हैं, और वो एक जगह देख लेते हैं जहां पर कि इसकी डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, इसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ऐसी जगह हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता, उसके 0 निकालने का मतलब क्या होता, अपन देखो ये क्या है कंडीशन। कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये कहता कि जो जहां पर 0 होगा डिफ्लेक्शन, ठीक है, वहां पर ई किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ और यहाँ के बीच में जितना तार है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां पर ये टच कर रहा है, ठीक है, मतलब टचिंग पॉइंट ऑफ जॉकी विद दी कॉन्टेक्ट वायर। ठीक, तो वहां के बीच में जितना भी रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के बीच का, उसमें आई का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के ईएमएफ को कंट्रोल कर लेगा। तो मतलब ये अगर इस सेल का ईएमएफ E1 है तो E1 इसके किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू
R1 के बराबर, ठीक, या ठीक। तो अभी क्या है, हमने किसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है। तो E1 वाला कनेक्ट है, E2 वाला कनेक्ट नहीं है। तो इसमें सपोज करो ये इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I है। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, R की वैल्यू क्या होता है, रो L1 अपॉन पाई R स्क्वायर, ठीक है, ये की जगह। और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब क्या किया हमने, अब हमने क्या किया, इसको हटा दिया, प्लग को इसको लगा दिया, तो ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया, ये वाला जुड़ गया, ठीक है। तो उस केस में जॉकी का जो वो है रीडिंग, जॉकी की रीडिंग हम बताएंगे कैसे निकालते हैं। जॉकी की रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो भी हम डिटेल में बताएंगे, पहले हम फॉर्मूला देख लें, ठीक है। ये एक्चुअली L1 क्या है, जॉकी रीडिंग है, ठीक। और L2 भी जॉकी रीडिंग है सेकंड केस के लिए, दूसरे तार के लिए। तो अब E2 लेंगे हम, तो I रो L2 अपॉन पाई R स्क्वायर। तो क्या हो गया इससे, E1 अपॉन E2 कितना हो गया, L1 अपॉन L2। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब L1 निकालने के लिए क्या प्रोसेस है वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हम एक सीरीज वो बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या क्या होता है, फॉर लेक्लांसी सेल, ठीक, और फॉर डेनियल सेल, ठीक। सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये होगा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट वायर, ठीक, जॉकी रीडिंग, ये होगी इफेक्टिव लेंथ, इसी तरह से ये डेनियल सेल के लिए आएंगे, ठीक। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, जॉकी रीडिंग, और लास्ट में इफेक्टिव लेंथ। ये है L1 इफेक्टिव लेंथ और ये है L2 इफेक्टिव लेंथ। ये जॉकी रीडिंग नहीं है, एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ है, ठीक। एक सेल जुड़ा तब इफेक्टिव लेंथ, दूसरा सेल जुड़ा तब इफेक्टिव लेंथ। ठीक, 1 2 3 इस तरह से ले लेते हैं, ठीक। तो एक चीज इसमें ध्यान रखने की है, बहुत ध्यान से सुनना। जब
देखो यहाँ से 0 शुरू होता है और यहाँ तक 100 जाता है। तो जब भी इवन वायर होगा 1 3 5 7 9, ठीक, जब भी इवन वायर होगा 1 3 5 7 9, ठीक है, जब भी इवन वायर होगा तो इसमें क्या होगा, हम इफेक्टिव लेंथ लेने के लिए क्या करेंगे, जो जैसे 1 है तो 1 के पहले क्या जाता, 0 आता। अब इसके पहले अगर रीडिंग यहाँ पे 60 आई तो हम सीधा सीधा 60 ले लेंगे, और अगर 3 पे रीडिंग 60 आई तो 2.60 ले लेंगे, क्योंकि 3 वाले पार्ट तो ये वायर है और 2 मतलब 2 मीटर लंबाई पूरी उसने तय कर ली, ठीक, उसने पूरी 2 मीटर लंबाई तय कर ली, ये 1 मीटर और 1 मीटर, और फिर उसके बाद इतना ये 60 सेंटीमीटर चला, ठीक। तो यह इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.60। मतलब अगर इवन वायर है तो उसमें 100 नहीं का माइनस होता, कोई भी माइनस नहीं होता, एज इट इज हो जाता। जैसे मान लो जॉकी की रीडिंग हमारी 40 आ रही और हमारा वायर है 3, तो इसकी वैल्यू होगी इफेक्टिव लेंथ की 2.40, ठीक। अगर हमारी जॉकी की रीडिंग 35 आ रही और वायर है 5, तो इसकी वैल्यू आएगी 4.35। माने जितना नंबर ऑफ वायर है उसमें से एक वायर कम कर देंगे, क्योंकि वो वाला वायर नहीं जुड़ेगा, और उसमें जितनी भी जॉकी की रीडिंग होगी वो पॉइंट लगा के सीधी सीधी आ जाएगी। क्यों, हमने बताया कि उसमें उसके पहले वाला वायर की लंबाई पूरी लाएंगे, जैसे 1 मीटर 2 मीटर, और तीसरे पे कितनी चली, इतनी चली, तो वो उतनी वायर की जॉकी की रीडिंग इसमें जुड़ जाएगी। ये होता है ऑड के लिए। इवन के लिए क्या होता है, इवन वाले जो वायर होते हैं उनमें रीडिंग यहां से शुरू होती है हमारी, मतलब उनमें उनमें इसमें रीडिंग तो यहाँ से है, लेकिन ये वायर की इधर को आ रहे हैं ये, तो इसलिए क्या होगा कि हमारी जो जॉकी की इसमें जो रीडिंग आएगी उसमें 100 में से माइनस करना पड़ेगा। मतलब ऑड के इवन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 100 से माइनस फ्रॉम 100 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारा 2 वायर आ रहा, वायर जैसे हमारा सपोज करो 2 आ रहा है, ठीक है, और जॉकी की लेंथ हमारी, जॉकी की रीडिंग हमारी 60 आ रही, तो अभी अगर हमारा इवन होता तो क्या लिख देते हम 2.6, हमारा क्या लिख देते 3.60, लेकिन ये इवन है तो इसलिए 100 में से माइनस करेंगे 60 को, तो इसकी वैल्यू आएगी जैसे सेकंड वायर है तो इसे इसकी वैल्यू आएगी 1.6040, 100 में से माइनस करके, ठीक। मतलब जो वायर का नंबर है उससे तो यहाँ एक कम कर ही देंगे, जैसे सब में कर दिया था, या 3 था तो 2 हो गया था, लेकिन चूंकि वायर जो है वो इवन है इसलिए वो उसमें रीडिंग यहाँ से शुरू होती, तो पूरी की लंबाई 100 है तो हम उसे 100 में से माइनस करेंगे, तब हमारी इतनी रीडिंग आएगी, जब उसे 100 में से माइनस करेंगे, ठीक। तो जो रीडिंग हमारी यहाँ पर आई वो रीडिंग आपको यहाँ से लेते हैं इस साइड से, लेकिन हमें इस साइड की रीडिंग चाहिए, इसलिए हम क्योंकि वायर इधर से आ रहा है तो इसलिए हम उसे 100 में से माइनस करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि जब भी जो है हम पोटेंशियोमीटर से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ लेने के लिए क्या करते हैं, अगर इवन वायर हो तो उसके में से 100 को माइनस करना पड़ता उसकी रीडिंग में से, और अगर ऑड वायर हो तो एज इट इज रखना पड़ता। हम यहाँ क्लियर करते हैं, देखो अगर यहाँ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर
कॉन्टैक्ट है, CONTACT। कॉन्टैक्ट वायर अगर यहाँ पे सपोज करो इवन लेते, पहले हम सपोज करो 5 है, ठीक है, और जॉकी की रीडिंग सपोज करो 35 है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी 4.35। ठीक, और डेनियल सेल के लिए मान लो कॉन्टैक्ट वायर 4 है, तो 4 कैसा है, इवन है, और जॉकी की रीडिंग सपोज करो यहाँ भी 35 है, तो 3.65 आएगी। क्यों, इसे 100 में से माइनस करना पड़ेगा, ये इवन वायर है। ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई क्या नहीं हुई? तो इससे हम L1 और L2 निकाल लेंगे, और L1 L2 की वैल्यू रख के E1 और E2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ये पोटेंशियोमीटर में एक चीज ध्यान रखने की होती है कि अगर कॉन्टेक्ट वायर जो है ये 10 हैं, 10 में से अगर 1 3 5 7 9 ऑड वायर हैं, तो जब भी उनकी इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे तो जॉकी की रीडिंग उसके पहले वाले तार में जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर ये इवन वायर हैं, यानी 2 4 6 8 10 हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसके पहले वाली वायर की संख्या में जो रीडिंग आई है उसे 100 में से माइनस कर देंगे, तब उसकी इफेक्टिव लेंथ निकलेगी। तो ये पोटेंशियोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट था, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ठीक, अब इसका हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कैलकुलेटिंग दी या फाइंडिंग दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक, ये इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक सेल है और एक इसमें आरबी बॉक्स यानी रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक जो बैटरी जुड़ी है, बैटरी के संग में यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देते। ठीक, अब कंडीशन क्या है, हमें इसका ई का ये जो सेल जुड़ा हुआ है इसका हमें फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, V = E - IR। ठीक है, तो IR = ये R की वैल्यू निकालनी थी हमें, इधर लाएंगे इसको, IR = E - V। ठीक है, तो R = E - V अपॉन I, तो I = I, V = क्या लिख देंगे यहाँ से, V अपॉन R, तो ये आ जाएगा E - V अपॉन V इंटू R। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे इसकी क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, नंबर 1 हम क्या करेंगे, नंबर 1 हम करेंगे ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे। ठीक, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको जुड़ा रहेंगे, यानी एस प्लग में उसको फिट कर देंगे और S2 को हटा देंगे। तो अभी रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं जुड़ा है, ई जुड़ा केवल, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू इसका R। ठीक, तो ये हो जाएगा I इंटू ρL 1/πr²। ठीक, तो ये आ गई ई की वैल्यू। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसके संग में इसको भी जोड़ देंगे। ये जब जोड़ेंगे,
जब ये जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ तो करंट नहीं फ्लो कर रही, यहाँ तो जीरो जीरो आ रहा, लेकिन यहाँ से यहाँ करंट जा रही है ऐसी, ठीक, यहाँ से यहाँ इस तरह से करंट जा रही, तो मतलब ये इस समय क्लोज सर्किट में है। तो ये हमने जब ई निकाला तब क्या था, ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट था, ठीक। और जब हमने वो जोड़ दिया तो ये था क्लोज सर्किट। क्या जोड़ दिया जब हमने, आर भी जोड़ दिया, तो ठीक। तो क्या होगा, क्लोज सर्किट के समय क्या होगा, ये भी निकालेंगे हम फिर, क्यों, क्योंकि ये इसके जो ये जुड़ा हुआ है उसके, उसमें से मान लो हमने एक यहाँ से आर बी में से एक वो निकाल दिया रेजिस्टेंस, ठीक, कोई भी रेजिस्टेंस निकाल दिया तो उसकी वैल्यू आर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मान लो 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया हमने इसमें से रेजिस्टेंस में, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम, ठीक है। अगर इसमें से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। तो अब जब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, ये वाला आर, ये मतलब जो हम ले रहे हैं इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो ये हो जाएगा आई रो L2 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा ई अपॉन बी की वैल्यू आएगी L1 अपॉन L2, ठीक। तो जब ई अपॉन बी की वैल्यू L1 और L2 आ गई, क्लियर नहीं हुआ क्या, और क्लियर करें, ठीक, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ हो तो बताएं और क्लियर करें इसको, ठीक। क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ, ठीक ठीक ठीक, तो और बताते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए, जब केवल सेल जुड़ा हुआ है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा, हमारा ये जो सेल का ईएमएफ है वो किसको बैलेंस कर रहा है, यहां से यहां तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस कर रहा, ठीक। और जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया इसमें, तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स जब जोड़ दिया इसमें, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, तो इससे हमने मान लो जो भी निकाल लिया उसका जो भी वो हुआ रेजिस्टेंस, तो फिर ये जो वोल्टेज डिफरेंस है यहाँ का, वो इतने वोल्टेज डिफरेंस को बैलेंस करेगा। तो उस समय बैलेंस कौन करेगा, वी करेगा, और पहले कौन कर रहा था, ई कर रहा था। तो फॉर्मूला क्या है, आई रो L1 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, पूरी एक सी इसकी मोटाई है, तो आर स्क्वायर तो दोनों कट जाएंगी जब ई और बी का लेंगे, तो L1 अपॉन L2 आएगा, कुल मिला के क्या आया, L1 अपॉन L2 आएगा। तो ओपन सर्किट में भी इसी तरह का वही फॉर्मूला लेंगे हम, कि जो की रीडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर, इफेक्टिव लेंथ, L1, ठीक है। इसी तरह से यहां लेंगे, इसी तरह से यहां लेंगे जॉकी रीडिंग, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर, इफेक्टिव लेंथ L2, ठीक है। तो ये क्लोज सर्किट ओपन सर्किट हो गया। यहां से क्या आया हमारा, यहां से आया ई अपॉन बी L1 माइनस अपॉन L2। अब क्या करेंगे हम, इसको फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला निकालना है इससे, आर का फॉर्मूला, ठीक। तो यहां से हम अगर इसको 1 में से माइनस कर दें दोनों को, ई अपॉन बी -1 L1 अपॉन L2 -1,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E माइनस वी अपॉन वी इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा E माइनस वी अपॉन वी की वैल्यू, इतने की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इससे हम एक और इसमें बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, E माइनस वी अपॉन वी की वैल्यू, यानी L1 माइनस L2 अपॉन L2 की वैल्यू। ठीक, यहाँ पे एक और लिखेंगे L1 माइनस L2 अपॉन L2 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर एक और बनाएंगे यहाँ पे, इससे R का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो R हमने जो निकाला था इसमें। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये आ गया हमारा, और हमने R 1 ओम का निकाला था। ठीक, तो वो R का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर का। तो इससे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा। कंडीशंस होती हैं कुछ कि ये काम कैसा करे, कैसे करेगा पोटेंशियोमीटर, इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस ये हैं कि जो सेल्स होते हैं जिनका आप उनको ईएमएफ को कंपेयर करना है, उनका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो और बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक साथ जुड़ा होना चाहिए, एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि जे इधर माइनस हो और जे इधर प्लस हो, या जे इधर माइनस हो वो इधर प्लस हो, प्लस प्लस ही यहाँ पे कनेक्ट होंगे। नंबर एक कंडीशन। ठीक है, नंबर नोट करना हो आप नोट करते जाओ, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है ना, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लें कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल्स टू विच EMF is to be compared and positive electrode of the battery should be at one point, should be connected at one point। ठीक है, और नंबर सेकंड क्या है, जो सेल्स जिनके EMF को कंपेयर करना है या जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसका EMF जो है बैटरी के EMF से कम होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा। अगर बैटरी का EMF कम हुआ और सेल का EMF ज़्यादा हुआ तो ये बैलेंस नहीं होगा, मतलब जॉकी पे जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, द EMF ऑफ द सेल्स टू विच EMFs आर टू बी कंपेयर्ड शुड बी लेस देन दैट ऑफ बैटरी। ये नंबर दूसरा इसकी कंडीशन हो गई। नंबर तीसरा कंडीशन क्या हो गई, ये जो वायर इसमें जुड़ा हुआ है, जो 10 पार्ट में डिवाइड होता है, या जो 10 वायर लगे होते हैं, वो एक ही धातु के मिल के बना होना चाहिए, यानी एक ही मेटल के होना चाहिए, क्योंकि रो उनका सेम हो। अगर रो सेम नहीं होगा तो उनका रेजिस्टेंस डिफरेंस होगा, तो वो पोटेंशियोमीटर में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब दी वायर्स used in the wire used in potentiometer should have uniform specific resistance। ठीक, ये हो गया एक पॉइंट। और अगला पॉइंट ये है कि ये जो वायर हैं ये यूनिफॉर्म थिकनेस के होना चाहिए, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। द वायर यूज्ड इन द पोटेंशियोमीटर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जिससे उसका ए सेम रहे हर जगह। वरना अगर ए अलग अलग होगा, पाई आर स्क्वायर में रेडियस अलग अलग होगी, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक, तो हमने पोटेंशियोमीटर की कंडीशंस देख ली, पोटेंशियोमीटर के हमने यूजेस देख लिए। ठीक, पोटेंशियोमीटर के क्या यूज है हमने वो बता दिया। इससे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो इफेक्टिव लेंथ है वो निकालने का, जो इफेक्टिव लेंथ है उनको निकालने का तरीका सेम है। सेम क्या है कि अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ वायर यूज करते हैं तो क्या करेंगे, उसके पहले वाले वायर में सीधा उसकी रीडिंग को जोड़ देंगे, और अगर इवन वाले वायर यूज करते हैं तो हम उसके पहले वाले वायर में रीडिंग को 100 में से माइनस करके जोड़ेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इस तरह से L1 और L2 दोनों ही एक्सपेरिमेंट में हमें फाइंड करना पड़ेगी।
और L1 और L2 से ही हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है सिंपल सर्किट का। ठीक है, एक इसमें और चीज़ है जो हमने उसमें बताई थी रेजिस्टेंस में। ठीक है, उसका फॉर्मूला है, केवल वो फॉर्मूला में बता देता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरह के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कि वो सिंपली सॉल्व नहीं होते, तो उनको हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना पड़ता है, जैसा कि हमने उसमें बताया था। कहाँ बताया था हमने? क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस में। तो ये जो पार्ट है, मतलब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन वाला जो पार्ट है, वो हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसी में बीच में डिस्कस कर लेंगे। उसमें कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला है कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है केवल, वो फॉर्मूला मैं बता दूंगा जबकि क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।